नमस्कार दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पेपर आपका होने वाला है, चाहे आपका खंड शिक्षा अधिकारी का हो, चाहे आपका आरओ का हो, दोनों पेपर होने को है। और हो सकता है लगे हाथ इस समय आयोग अपना यूपी पीसीएस भी करवा दे। तो हमने आपको विगत कई दिनों में इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर आदि कई सारे विषयों पर हमने आपको वीडियो उपलब्ध कराया जो आपके पेपर के माध्यम से बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम ऐसे विषय पर आए हुए हैं जो खास विषय से नहीं है। हमारा मेन मुद्दा आज ये रहेगा कि आखिर में उन कूट वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए जो हम नहीं जान पाते हैं। ऐसे सवाल जिनको आप नहीं जानते उनको सॉल्व कैसे किया जाए। और ध्यान रहे, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो प्रक्रिया आप तभी लागू करिएगा जब आपको सवाल एकदम ना आता हो। यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं तो आपके लिए सिक्योर जो होगा 120 क्वेश्चन में से 80 और 90 तक फुल है। अगर जो आप 90 तक कर ले जा रहे हैं तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप सही हैं। और यदि आप पीसीएस का देने जा रहे हैं तो 110 तक यदि आप सही हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप 90 तक हैं खंड शिक्षा अधिकारी में और पीसीएस में 110 तक, तो आप जो मेथड आपको बता रहे हैं वो यूज़ मत करिएगा। आप इसे तभी यूज करिएगा जब आपको लग रहा हो कि बिना किए वापस बाहर हो सकते हैं परीक्षा से। तो देखिए कैसे क्या होगा। पहला सवाल, कई प्रकार के हम आपको क्वेश्चन लाए हैं कि कैसे आयोग पूछेगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको केवल आज हम यही बताएंगे कि आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है, जिसे आप आम भाषा में तुक्का कहते हैं और मेन भाषा में आप जिसे अनुभव कहते हैं। तो देखते हैं, अशोक आईएएस ने आपके लिए ये सबसे बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास किया है। पहला, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के बारे में सही कथन को स्पष्ट कीजिए। पहला, ये जल के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, सही है। दूसरा, ये बीओडी को कम कर देता है। यदि इस तरह का सवाल कभी आप में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका लगभग 90% आंसर कौन होगा, याद रखिएगा, इसका 90% आंसर हमेशा सी होता है। इस सी को लेकर आप हमेशा सजग रहिएगा, क्योंकि यही सवाल, जैसे सुपोषण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये इसका इस तरह का सवाल कभी भी पूछा जाए तो ज़्यादातर उत्तर कौन सही होगा, सी सही होगा। दूसरा देखते हैं, इकोनॉमी से संबंधित सवाल कोई है, जैसे बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में कौन कौन सम्मिलित है। तो ऑलरेडी तो वैसे आप इन सबको जानते रहते हैं, लेकिन आज जान लीजिएगा। बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में सम्मिलित है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। अब चौथा अगर जो इसमें कोई ऑप्शन डाल दे और लिख दे राजनीति, धर्म, व्यापार, तो याद रखिएगा ये 3 ऑप्शन आपस में मेल खा रहे हैं। कैसे? यदि आप शिक्षित होंगे तभी आपका बेहतर स्वास्थ्य होगा, और जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आपका जीवन स्तर बहुत बेहतर होगा। इसका धर्म से, राजनीति से या व्यापार से कोई लेना देना कदापि नहीं है। तो अब बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन सम्मिलित होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों सम्मिलित होंगे, याद रखिएगा। इस प्रकार इसका उत्तर कौन होगा? डी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी आपको विकल्प 4 दिए जाते हैं तो उन 4 विकल्पों में से 3 एक तरह के होते हैं और जो चौथा होता है वो भिन्न होता है। उसी भिन्न आंसर को आपको लेके टिक कर देना है, वो अधिकतम मात्रा में सही होता है। कैसे? स्वास्थ्य का संबंध शिक्षा से, शिक्षा का संबंध जीवन स्तर से, लेकिन क्या इन तीनों का संबंध राजनीति से है? नहीं है। व्यापार से है? नहीं है। तो इसका मतलब है चौथा ऑप्शन भी कर देता है व्यापार, राजनीति, धर्म, तो आप उसको मत लगाइएगा। वही आपसे पूछता इनमें से कौन कौन सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आयोग पूछता है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहले कौन सी घटना हुई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यानी क्रोनोलॉजी जिसे आप कहते हैं। ये कभी कभी क्या होता है, आरंभ से जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से आज तक पूछ लेता है, और कभी कभी आज से लेकर पीछे तक पूछ लेता है। तो एक सवाल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कालक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करें। पहला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहला है, जैव विविधता अधिनियम दूसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर तीसरा है और प्रोजेक्ट हाथी चौथा है।
वो कह रहा है इन चारों में कौन सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद और सबसे बाद में कौन हुआ। पहली बात तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर आइडिया तो यही है कि हम ये जान ले जाएं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जैव विविधता अधिनियम हमारा 2002 में पारित हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया। यदि हम ये क्रोनोलॉजी जानते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम तब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व तब के लिए करेंगे तो अब हम इसको कालक्रम के अनुसार कैसे सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1992 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ और इसी के तहत 2003 में चेन्नई में जैव विविधता मुख्यालय स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। अब इसको पहले, इसका मतलब सबसे पहले कौन होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1। दूसरा कौन होगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1 और 3। चौथा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता कौन होगा, 2003। यानी 1, 3, 4, 2 किस ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन है आपका 1, 3, 4, 2, यही आपका उत्तर है। लेकिन ये तो गलत बात है सर जी, ये तो हम जानते ही, तो तुक्का लगाने वाली मतलब क्या निकली। सर कैसे सॉल्व किया जाए, इन चारों ऑप्शन में कैसे सॉल्व किया जाए, तो ज़रा देखिए। सबसे पहली बात इस बात को देखिए कि आखिर में क्रोनोलॉजी को कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत याद रखिएगा, ये देखिए आपकी लास्ट में कौन किस में मिलता है। तो एक इस नंबर पर मिला और एक इस नंबर पर मिला। इसका मतलब संभव है ये कि या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। अगर जो हम बात करें सी और डी पे, तो सी वाले में भी दूसरे से शुरू होता है और इसमें भी दूसरे से शुरू होता है। यहाँ तक बातें हमारी गड़बड़ चल रही थी, लेकिन हम इस बात को बाकायदा जानते हैं कि हाँ, सबसे पहले कौन शुरू होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो फिक्स है ए और बी में से कोई एक होगा। दूसरे पर चलते हैं कि इसमें दूसरा है यानी कि जैव विविधता अधिनियम, और इसमें तीसरा है यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। और हम इस बात को जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर हमेशा से 1973 रहा है, तो पहला और तीसरा जहां मिला वही हमारा उत्तर हो गया। दूसरा देखते हैं, पीसीएस 2019 में ही सवाल पूछा हुआ है, बहुत टफ सवाल में से एक था, आईएएस से नहीं पूछता है। उसको कैसे सॉल्व किया जाए जरा देखिए। स्वेज नहर के आसपास में, ध्यान दीजिएगा, स्वेज नहर के आसपास में कई सारे झील बने हुए हैं। भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद जैसे बना हुआ है, उनके बीच बीच में कई सारे झील हैं। इनको उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित करना था। देखिए, लेक टिम्सा, लिटिल विटर, ग्रेट वियर, मंजला, क्या ये सही है? ग्रेट विटर, लिटिल विटर, लेक टिम्सा, मंजला, क्या ये सही है? मंजला, ग्रेट विटर, लिटिल विटर या लेक टिम्सा, ये सही है? या मंजला, टिम्सा, ग्रेट विटर, लिटिल विटर, ये सही है? अभी इतने सारे झल हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से देखिएगा, जरूर ध्यान से देखिए। किन शब्द, ये शुरुआत किन शब्दों से हो रहा है? तो हमने देखा कि लेक टिम्सा पहले ऑप्शन में है, ग्रेट विटर दूसरे ऑप्शन में है, लेकिन तीसरे और चौथे ऑप्शन में हमको मिल गया मंजला और मंजला। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत मंजला से ही हुआ होगा। अब हम ये जान गए कि ए और बी ये दो के दोनों ऑप्शन हमारे उत्तर नहीं हो सकते। ऐसा तुक्का मारा जाता है, अनुभव जिसे आप कहते हैं, याद रखिएगा। मंजला मंजला से शुरू हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा होगा। ये सी और डी में से तो एक हो गया, फिक्स है। आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखें, लेक टिम्सा का आधार यहाँ से था, लेक टिम्सा यहाँ है, कोई डाउट नहीं है। तो फिक्स है कि जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ से चल रहा है, ये हो सकता है कि टिम्सा यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पे
दिक्कत हो जाएगी, सर ग्रेट बिटर लेक भी तो यहाँ पर है। तो आगे चलते हैं, लास्ट में चलते हैं। यहाँ पर लेक टिम्सा लिखा है सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में लिखा है लिटिल बिटर। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ आप सी और डी में से किसी एक के साथ जा रहे हैं। और याद रखिएगा, इस तरह के कोई भी सवाल जब ऊट पटांग वाले होते हैं, ऊट पटांग वाले सवाल जितने भी होते हैं, उन सब के ज़्यादातर आंसर कौन सही होगा? डी सही होते हैं। कारण वो पहला ऑप्शन पढ़ते समय, दूसरा ऑप्शन पढ़ते समय, तीसरा ऑप्शन पढ़ते समय आपका दिमाग का दही हो चुका होगा और आप चौथे पर ध्यान ही ज़्यादा नहीं देंगे, इसलिए उसका उत्तर डी सही हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि जहाँ पर दोनों शब्द आपस में शुरू हो तो इसका मतलब या तो सी या तो डी, एकदम फिक्स हो गया। क्लियर है ना? और याद रखिएगा, हमने टिम्सा को ही यहाँ पर क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ से भी लेक टिम्सा पहले शुरू होता है और दूसरे में भी लेक टिम्सा पहले शुरू होता है, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर के बाद में। तो इसको एक बार आप मैप पे ज़रूर देख लीजिएगा, इस तरह का उत्तर अक्सर डी होता है। आगे देखते हैं, कथन और कारण वाला सवाल आपसे बढ़िया ढंग से पूछता है। कथन ये है, कारण ये है, इसका सही व्याख्या, इसका सही व्याख्या नहीं है। कैसे, जरा देखिए। कथन ए कहता है कि सतत विकास मानव के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो आपको ये तो जानना चाहिए कि सर सतत विकास क्या है। तो याद रखिएगा, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें आज की आवश्यकताओं को पूर्ति तो होता रहे, लेकिन भविष्य में जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको नुकसान ना पहुँचे। इसको आप सतत विकास भी कह सकते हैं। और एक ऐसा विकास जिससे पर्यावरण का नुकसान ना होता हो, उसे धारणीय विकास कहते हैं। तो देखते हैं, सतत विकास मानव के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भावी पीढ़ियों को प्रभावित किए बिना वर्तमान की मांग को पूरा करता है। इस प्रकार याद रखिएगा, ए भी सही है और आर भी, कथन और कारण दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी करता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। सतत विकास वो विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और भविष्य के पीढ़ियों को भी बनाए रखता है। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि एक तरफ वृद्धि हो रही है जीडीपी में और दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण गिर रहा है, यानी उल्टा वी आकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य में भी वो बना रहे। इन दोनों का वाक्य आपस में मिलता जुलता है, इसलिए इसका ये व्याख्या भी सही है और ए और आर दोनों सही हैं। ऐसे कई सारे सवाल आएंगे, उनको ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप का सवाल कैसे आएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दो तरह की इसमें सवाल आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक तो इस तरह का आएगा कि एक तरफ मैंने दे दिया राजवंश और दूसरी तरफ हमने दे दिया राजधानी, और हमने कह दिया है इनको सुमेलित कीजिए। कह देंगे काकतीय साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यादव साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पांड्य की क्या थी और पल्लव की क्या थी। हो सकता है इनमें से सवाल आपसे क्या कर दें, चारों ऑप्शन ऐसे रखें और कह दे इनमें से कौन सी राजधानी एक दूसरे की सुमेलित नहीं है। तब आप उत्तर अलग तरीके से लगाएंगे, लेकिन ये किसी और तरीके से इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। पल्लव एक राजवंश था जो कि कांची के पल्लव आप अक्सर सुनते होंगे। वही पल्लव जहाँ पे मामल्लपुरम स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर स्थित है, ये तमिलनाडु के पुहार कावेरी के तट पर स्थित है, जिसे करिकाल नामक राजा ने चोल वंश में बनाया था। आप चीज़ों को जानते होंगे। तो कांची कहाँ के रहने वाले थे, पल्लव कहाँ के रहने वाले थे, कांची के। यानी कि हम जान पाए दो के नीचे, यानी पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची थी। पांड्य को ले लेते हैं। तो पांड्य के बारे में आप जानते हैं कि ये तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था। यहाँ पे तीनों संगम आयोजित हुए और ये संगम था, आप जानते हैं, तमिल कवियों का सम्मेलन। और वहाँ पर मेगास्थनीज ने बताया है कि यहाँ पर मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बताया कि पांड्य नामक एक राज था जहाँ सुंदर पांड्य, वीर पांड्य थे। तो पांड्यों की राजधानी कहाँ पर चली गई, मदुरै। उन पांड्यों की राजधानी मदुरै थी जो कि उस समय का सबसे प्राचीन था और यहाँ की मछली इसका राज चिन्ह था। यादव को ले ले तो आपको सुना ही होगा आपने कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहाँ पे यादव शासक
यादव शासक रामचंद्र देव थे, उनको उसने एक तोहफा दिया और वहाँ का शासक भी बना दिया। तो याद रखिएगा, इसका मतलब हो यादव कहाँ के हुए, देवगिरी। और जब आगे और आप जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है अलाउद्दीन के समय में कि मलिक काफूर जब देवगिरी से भी आगे बढ़ता हुआ जाता है तो वहाँ पे काकतीय साम्राज्य होता है जहाँ पे प्रताप रुद्रदेव होते हैं, और वहीं से उसको कोहिनूर हीरा मिलता है। तो काकतीय कहाँ पर पहुँच गए, वारंगल। क्लियर। अब हम देख लेते हैं इनको सुमेलित कैसे किया जाए। यदि हम इनकी राजधानियों को जानते हैं तब तो इसको सुमेलित करना आसान है, और यदि हम नहीं जानते हैं तो इनको आसान नहीं होता है। याद रखिएगा कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पल्लव के नीचे 2 यानी ए के नीचे 2, पांड्य के नीचे मदुरै यानी बी के नीचे 3, बी के नीचे 3, सी के नीचे 4, सी के नीचे 4, सी के नीचे वारंग काकतीय, हाँ सी के देखिए ए के नीचे 2, ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, पांड बी के नीचे 3। अब यहाँ पर देखिए आपको बी के नीचे केवल एक ही मिल रहा है 3, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब सी के नीचे 4 और डी के नीचे 1। ये तो हम जान गए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन जब हम ना जानते हो तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन इसका है। ए के नीचे कितनी बार 2 लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। ए के नीचे 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। इसका मतलब ए के नीचे कौन होगा, कांची होगा। हमें कन्फर्म हो गया कि ए पल्लव की राजधानी कांची ही होगी। दूसरा आते हैं, हम ले लेते हैं सी या ले लेते हैं डी, डी को ले लेते हैं। डी के नीचे कौन सी संख्या ज़्यादा आपको दिख रही है, तो आपको डी के नीचे संख्या दिख रही है ज़्यादा 1। तो इसका मतलब डी का संबंध किससे होगा, 1 से होगा, सीधी सी बात है। अब इसका मतलब ए के नीचे 2 हो गया और डी के नीचे 1 हो गया। अब हम बी और सी को ज़रा जान लेते हैं। क्लियर। तो आपको पता होगा कि जब ए के नीचे 2 और डी के नीचे 1 मिल गया तो बी और सी को जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे, सी ऑप्शन तो अब आपका उत्तर हो ही नहीं सकता, आपने पहले ही निगलेक्ट कर दिया है। और याद रखिएगा, और आप इसलिए आगे जब बढ़ेंगे, अब जब ये नहीं रहा तो इन्हीं ए और बी में से आपको देखना है। तो सीधी सी बात है, हमको जब 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो एक पे हम क्लिक करें, इतना समय लगाए का है, हमारा उत्तर मिल गया। बी के नीचे 3, याद रखिए पांड्यों की राजधानी कौन थी, मदुरा थी, और उनमें से केवल एक ही इसका ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका उत्तर होना चाहिए। ऐसे भी आप प्रयास करिएगा कि कैसे लगाया जाता है, किसके नीचे कौन सी संख्या लिखी हुई है। अगला टाइप है कि अगला टाइप को कैसे सॉल्व किया जाए। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र, यानी पारितंत्र से सीधा सा तात्पर्य होता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं। एक पानी की बूंद भी आपकी पारितंत्र है, एक तालाब है, नदी है, महासागर है, पर्वत है, पृथ्वी पूरी पारितंत्र है, याद रखिएगा। तो रेगिस्तान भी एक पारितंत्र है, पर्वत है, वन है, मरीन यानी महासागरीय। जब इस तरह का सवाल आए और ऑप्शन में, याद रखिएगा, इस तरह का सवाल आए और ऑप्शन में उसके बगल में कोई ब्रैकेट में दिया हो, आप उसे ही लगा दीजिए, वही उत्तर होता है। यह 95% बात सही है। याद रखिएगा कि जैसे मरीन लिखा हुआ है, शायद सब लोग ना समझते हों, इसलिए आयोग ने इसके बगल में उसका हिंदी लिख दिया है महासागरीय। तो इसका मतलब जिस विकल्प के बगल में उसका व्याख्या लिखा हो ब्रैकेट में, वही इसका उत्तर होता है। तो सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन होता है, महासागर। आगे चलते हैं। सही कालक्रम एक बार फिर से पूछ लिया इतिहास में। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं तो आपको पता होगा कि मार्च 1900 जब 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में भारत में आया और बम्बई में उतरा तो इसका विरोध हुआ।
और उसके विरोध के चलते गांधी जी ने क्या काम किया, उनसे इरविन महोदय से कहा कि सर आप हमारे कुछ समझौतों को मान लीजिए। उन्होंने उन समझौतों को नहीं माना। तब गांधी जी ने क्या काम किया, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बाद में आपको पता ही होगा कि अंबेडकर के वजह से पूना पैक्ट हुआ। अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमें अलग आरक्षण चाहिए। तो यरवदा जेल में थे ही हमारे कौन, गांधी जी, पूना की जेल में, और पूना के ही जेल में इन्होंने अपना समझौता किया, उसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। और बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था आपका, ये शुरू हुआ आपका मार्च 1930 को। मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और अप्रैल में यह दांडी मार्च के रूप में शुरू हुआ था। अप्रैल में यह रुकता है। मई जून में गांधी जी इरविन से समझौता करते हैं। फिर 1932 में पूना में पैक्ट होता है, समझौता होता है, और 1942 में क्रिप्स मिशन होता है। इसका मतलब सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 4, फिर दूसरा कौन होगा, गांधी, फिर तीसरा कौन होगा, पूना पैक्ट, फिर चौथा कौन होगा, क्रिप्स मिशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर कौन होगा, सी ऑप्शन होगा। कैसे होगा ये तो हम जानते थे तब लगा लिए, जब ना जानते हो तो कैसे लगाया जाता है। ज़रा देखिए, सबसे ज़्यादा बार शुरुआत किससे हुआ है, संख्या नंबर 4 से, बाकी से तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो इसका उत्तर बी होने का चांस है और ना डी होने का चांस है, या तो ए है या तो सी है। क्लियर? आगे देखते हैं, लास्ट में किस अंक का सबसे ज़्यादा यूज हुआ, थर्ड का हुआ। क्लियर? अब थर्ड वाला तो जो था वो तो ख़त्म ही हो गया था, बाकी किस में थर्ड बचा था, सी में। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन होगा, सी होगा। ऐसे भी सवाल उत्तर सॉल्व किए जाते हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले लाइन में कौन सा अंक सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो सही होने का चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। लास्ट वाले में कौन सबसे ज़्यादा अंक मिल रहा है वो मिल गया, वो सही होता है। अगर जो आप ना समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से पास करके पीछे करके देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। और इस तरह के सवाल आप में होते ही हैं। एक और है पीसीएस 2017-18 का सवाल है, ज़रा देखते हैं। बढ़ते क्रम में काफ़ी उत्पादक देशों के नाम दिए हुआ है, इनको ये बताना है कौन सबसे ज़्यादा, कौन उससे कम, कौन उससे कम, कौन उससे कम कॉफ़ी का उत्पादन करता है। पहला कोलंबिया, दूसरा वियतनाम, तीसरा ब्राज़ील और जो चौथा है इंडोनेशिया है। बताना ये है कि कौन सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम करता है कॉफ़ी का उत्पादन। तो आप तो इस बात को बहुत बढ़िया से जानते हैं कि दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। अब बात आती है दूसरा, तीसरा, चौथा हम नहीं जानते हैं, तो कैसे, ज़रा देखते हैं। ब्राज़ील के कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, ज़रा याद रखिएगा, पूछ सकता है, फजंडा। और वहाँ का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस, उसे काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं ब्राज़ील पहले नंबर पर है, लेकिन चलो ये भी हम सोच लेते हैं कि ब्राज़ील पहले नंबर पर नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, यही पहले वाले में आप इस प्रकार इसको देखें कि हाँ आखिर कौन होगा। ये देखते हैं, किस अंक से, किस अक्षर से सबसे पहले शुरुआत हुआ। क्या डी से चारों में शुरुआत है, नहीं। बी से शुरुआत है, नहीं। शुरुआत किससे है, सी से। इसका मतलब ये हुआ ना तो सी है और ना तो ए है। अब हमारा उत्तर या तो बी और या तो डी होगा। क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं, दोनों में डी दिया हुआ है लास्ट में, इसका मतलब हुआ इंडोनेशिया सबसे बाद में होगा। अब हम फंसते हैं कि ए और बी, कोलंबिया ज़्यादा उत्पादन करता है या वियतनाम। ब्राज़ील को तो हमने पता कर लिया, इंडोनेशिया को भी पता कर लिया। अब पता करना है कि आखिर में कोलंबिया ज़्यादा करता है या वियतनाम। तो बताइए, भारत के पास सबसे ज़्यादा
अब हम जान पाएंगे कि जब सी पहले पे है, डी लास्ट पे है, तब कोलंबिया और वियतनाम दोनों में कौन सबसे बेहतर होगा। तो स्मॉल चाइना किसे कहते हैं, वियतनाम को। मतलब टेक्नोलॉजी में कौन ज़्यादा होगा, वियतनाम। मतलब कि वहाँ पे उत्पादकता किसकी होगी, वियतनाम की। तो क्या कोलंबिया का ज़्यादा होगा, नहीं। कोलंबिया एरिया में ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वियतनाम टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। इसलिए याद रखिएगा, बी पे कौन होगा, वियतनाम होगा, और ए कौन होगा, कोलंबिया होगा। इस प्रकार आपका उत्तर कौन सही हो गया, बी। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम में आपसे कोई सवाल पूछता है, किसी भी प्रकार का सवाल, और लास्ट में उत्तर दे देता है उपरोक्त सभी, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी सवाल आपके सही होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से चक्रवात, तूफान, हरिकेन आदि चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन पर क्या करता है, उपरोक्त सभी कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग गैस सबसे खतरनाक CO2 गैस है, आप जानते ही हैं। CFC है आदि, ये सारे लोग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मीथेन किससे निकलता है, धान के खेत से निकलता है और दीमक के बॉबी से निकलता है। इसलिए सी ऑप्शन पर जब कभी आपको दिखाई दे उपरोक्त दोनों, तो भी लगा दीजिएगा। तो ये ऐसे सवालों को आप ध्यान से पढ़ते रहें, इसको एक बार पुनः आप देखें कि कैसे तुक्का लगाया जाता है, जिसे आप अनुभव कहते हैं। और पेपर को खूब ढंग से दीजिएगा, खूब बढ़िया से दीजिए, शानदार तरीके से दीजिए, नंबर लाइए, पास होइए। अगली बार हमारा अगला वीडियो किसी खास एपिसोड पर ही होगा, फिर मिलेंगे। आप बेहतर ढंग से पेपर दीजिए। अशोका IAS आपको होने वाले पेपर के लिए आपको अच्छे अंक लाने हेतु शुभकामनाएं देता है।